Namaskar. Today we will discuss about origin and evolution of universe as well as अर्थ। आज हम अर्थ और यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बातें करते हैं। तो हम टॉपिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ अर्थ या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ या इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यूनिवर्स, origin and evolution of universe as well as earth। 1755 की बात है कि जर्मन स्कॉलर इमैनुअल कांट ने एक थ्योरी दी थी अर्थ की ओरिजिन के बारे में, और उसने ये बताया था कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। ये एकदम इनिशियल थ्योरी है, तो उसको एक तरह से उसका कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं कि वो साइंटिफिकली टेस्टेड थ्योरी रही हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि एजम्पशंस या हाइपोथेसिस। तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस दैट इज इन हिंदी परिकल्पना। तो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट सबसे पहले किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। कांट वही जो आपकी इनकी थ्योरी है, इसमें भी बहुत सारी इथिक्स के पेपर में, और वही कांट ये जोग्राफर भी हैं, और इनकी थ्योरी जो है अर्थ की ओरिजिन के बारे में है। तो इमैनुअल कांट की जो थ्योरी है वो उसने ये कहा कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है कैसे हुआ। तो उसके बारे में हम बातें करते हैं कि अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में, और इमैनुअल कांट की थ्योरी को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। कांट ने ये कहा कि इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग में, देयर वाज द प्राइमोर्डियल मैटर्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर इन द यूनिवर्स। स्टार्टिंग के दिनों में यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मैटर पड़े हुए थे, प्राइमोर्डियल मैटर। प्राइमोर्डियल मतलब मैटर का मतलब कि वो मैटर, वो सब्सटेंसेस जो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थे। इन मैटर्स को इसने बोला प्राइमोर्डियल मैटर्स। ये मैटर्स क्या है आपके? ये कोल्ड कंडीशन में थे, सॉलिड थे, ये मैटर इधर उधर ऐसे स्कैटर्ड थे। इसने ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे अपनी थ्योरी को रखा है, और ये कहा कि ये जो कोल्ड और सॉलिड स्कैटर्ड मैटर थे यूनिवर्स में, वो ग्रेविटी के कारण, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मूव करने लगे, चलने लगे एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए कि ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल मैटर्स ऐसे पड़े हैं जो कि सॉलिड हैं और ये कोल्ड हैं। यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं, लेकिन हर मैटर या हर सब्सटेंस में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचती है। तो इस ग्रेविटी के कारण ये सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के करीब आने लगे। ठीक है, तो इस तरह से कोल्ड एंड सॉलिड मैटर यूनिवर्स में पहले से मौजूद थे, और हुआ क्या कि दे कमिंग क्लोज। क्यों क्लोज आने लगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगा। एक समय ऐसा आया कि ये एक कलम्स बन गया। कलम्स का मतलब एक झुंड, एक ढेर बन गया। क्या बन गया? ये कलम्स बन गया।
एक झुंड बन गया, एक मतलब हीप्स, यानी एक ही ऐसे इकट्ठा किया हुआ मैटर ये आपस में बन गया। जब मैटर मूव किए अपनी जगह से दूसरी जगह तो उसमें एनर्जी क्रिएट हुई, उसमें जो है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और ऐसे बहुत सारी फोर्सेस इसमें अप्लाई हुई, और इस एनर्जी के कारण इसमें हीट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? जब किसी चीज का मूवमेंट होगा तो उसमें हीट जनरेट होगी। हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये सारे सॉलिड मैटर जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये गैसियस फॉर्म में यही हीट कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में। सारे मैटर जो है मूवमेंट के साथ साथ गैस में कन्वर्ट होने लगे। क्यों कन्वर्ट होने लगे? क्योंकि मूव हुआ तो वो हीट जनरेट हुआ, और हीट जनरेट हुआ तो इतनी ज़्यादा हीट बढ़ी कि वो गैसियस फॉर्म में हो गया और सब एक साथ इकट्ठा हो गया। जब एक साथ इकट्ठा हो गया ये, तो उसी को इसने कहा गैसियस। गैसियस मतलब कि हाइपोथेसिस, यानी कि एक इमेजिनेशन, एक परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना ऑफ इमैनुअल कांट। तो इसे में हुआ कि ये गैस जो है एक साथ कलम्स बन गए, इकट्ठे हो गए और रोटेट करने लगे अपनी एक्सिस पे। तो ये इनिशियल फेज में अर्थ जो है अपनी जगह ही रोटेट करते करते एक समय ऐसा आया कि इसका कुछ पार्ट उससे डिटैच हो गया, निकल करके अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन है सारे हिस्से का इक्वल नहीं था। ऊपरी हिस्सा जो था वहां पे थोड़ी बहुत हीट रिलीज हुई रेडिएशन के कारण। हीट क्या हुई? रिलीज हुई रेडिएशन के कारण। मान लीजिए कि ये सारे के सारे सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक ऐसे बड़ा सा है कोई आकार बना लिए, और इसी को हम गैसियस फॉर्म या नेबुला कह लीजिए या गैस कह लीजिए, गैस का एक बड़ा सा आकार का शेप हुई। और ये इतना अपनी जगह रोटेट करने लगा। रोटेशन, ये सब हीट क्यों जनरेट हुई? क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स था, उस फोर्स के कारण ये मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के कारण ये जो है हीट हो गया। इतना ज़्यादा हीट हुआ कि ये गैस में कन्वर्ट हो गया। जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो एक समय ऐसा आया कि बाहरी हिस्से में इसमें कहीं पे रेडिएशन के कारण हीट कम हो गया। जब बाहरी हिस्से में इसमें रेडिएशन के कारण हीट कम हो जाएगा तो एक हिस्सा इससे निकल करके डिटैच होकर के अलग हो जाएगा। ये हिस्सा जो इससे डिटैच होकर के अलग हो जाएगा, यही हिस्सा बाद में प्लैनेट बन गया और 9 प्लैनेट फॉर्म हो गए। ये बात किसने कही? इमैनुअल कांट ने। यहां पे सवाल ये है कि कोई कोल्ड और सॉलिड मैटर अगर यूनिवर्स में पड़ा हुआ पहले से, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कहां से जनरेट हो जाएगी कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी, और हीट इतना जनरेट हो जाएगा कि ये सॉलिड मैटर जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक एजम्पशंस है, ये हाइपोथेसिस है, या परिकल्पनाएं हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है लैपलेस ने कुछ लैपलेस जो कि एक फ्रेंच स्कॉलर है, उसने दूसरी थ्योरी दी। उसने इसका करेक्शन करने की कोशिश की। ये बात 1755 की है। उसने 1780 या 90 के आसपास लैपलेस ने फिर एक अलग थ्योरी दी। ये जर्मन स्कॉलर था इमैनुअल कांट। उसके बाद नेक्स्ट आती है थ्योरी हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस। लैपलेस ये फ्रेंच स्कॉलर है। इसने भी उसी थ्योरी को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। इसको हम थ्योरी कहें, इवन कि ये भी हाइपोथेसिस है, एक इमेजिनेशन है। इसने ये कहा कि यूनिवर्स में स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद थे जो कि गैसियस सब्सटेंसेस पहले से मौजूद थे, ये हीटेड थे। इसने उसकी बात की को करेक्ट करके ये कहा कि वो गैस के फॉर्म में पहले से मौजूद था और वो हीट के शेप में था। अब वो अपना रोटेशन या अपनी एनर्जी उसमें पहले से चल रही थी। इस रोटेशन और हीट के कारण एक समय ऐसा आया कि ये जो है आउटर सरफेस, मान लीजिए ये गैस का ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसे ढेर है। इसी ढेर को इसने क्या कहा? नेबुला कहा। नेबुला का मतलब कि एक ऐसा गैस का हिस्सा जिसको कि हम कह सकते हैं कि गैस इकट्ठा किया हुआ हो और वो आपस में जकड़े हुए हो और वो रोटेट कर रहा हो और ये हीटेड हो, यानी कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस
यानी कि निहारिका परिकल्पना जो है लैपलेस की है। तो ये नेबुला का मतलब कि गैस का एक ढेर, ये जो है हीटेड है और रोटेट कर रहा है। इस बार उसने खाली चेंज ये कर दिया कि ये गैसियस फॉर्म में है और हीटेड है। जब ये रोटेट करेगा और हीटेड रहेगा तो इसका साइड वाला हिस्सा कहीं पे रेडिएशन के कारण हीट कम हो जाएगा। हीट जब कम हो जाएगा तो ये हिस्सा डिटैच हो जाएगा और डिटैच हो करके इसी के चारों तरफ घूमता रहेगा। ये वाला तो जो मेन हिस्सा रिमेनिंग है इसी को सन बोला, और जो डिटैच हुआ पार्ट इसके चारों तरफ घूमने लगा और बाद में अलग अलग ऐसे 9 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। इसी को इसने क्या बोला, ये प्लानेट हैं। तो 9 प्लानेट जो है बने किससे, सन से बने। कैसे कि पहले एक नेबुला था या गैस का एक बहुत बड़ा ऐसे ढेर था, वो अपनी जगह से रोटेट कर रहा था, मूव कर रहा था, और वो हीटेड फॉर्म में था, यानी बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर थी। एक टाइम ऐसा आया कि उसका किसी एक हिस्से का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ और टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण ये जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण एक हिस्सा इससे अलग हो गया। जो एक्चुअल हिस्सा अपनी जगह पे बचा रह गया उसी को इसने सन बोला, और जो बाहर हिस्सा निकल करके आया वो बाद में इसी के चारों तरफ घूमने लगा और इसी को अलग हिस्सों में फिर डिवाइड हो गया। इसी को हम कहते हैं कि 9 प्लानेट्स। ये 9 प्लानेट बन गए और ये जो सन बन गया। यहाँ पे भी वही बात आई कि ये गैस इतना हीटेड रहेगा कि किसी 9 प्लानेट ही क्यों बने, उससे ज़्यादा प्लानेट कैसे नहीं बने। ये गैसियस फॉर्म जो है उससे कैसे ये हिस्सा जो है अर्थ है इतना सॉलिड मैटर में कन्वर्ट हुआ, फिर बाद में पर ये जो है सॉलिड मैटर में कैसे कन्वर्ट हुआ। कुछ प्लानेट बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, तो इसका भी कोई बहुत ही प्रॉपर जवाब नहीं था। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस में हमने ये देखा, और इसमें इमैनुअल कांत जो है गैसियस हाइपोथेसिस, दोनों परिकल्पनाओं में हमने ये देखा कि एक ही सेलेस्टियल बॉडी है, एक ही हीवेनली बॉडी है, यानी एक ही हिस्सा है जिससे कि प्लानेट का फॉर्मेशन हुआ। बाद के साइंटिस्ट ने ये कहा कि बाइनरी थ्योरीज दिया। बाइनरी थ्योरी का मतलब ये हुआ कि पहले से ही यूनिवर्स में 2 सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद थे, तो उसको क्या कहा, द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत का मतलब कि बाइनरी थ्योरीज। अब आगे हम 2 थ्योरी जो है बाइनरी थ्योरी से रिलेटेड भी ऐसे टेम्पोररी ऐसे हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। द्वैतारक सिद्धांत, तो बाइनरी थ्योरी में नंबर 1 पे हम पढ़ लेते हैं ये प्लानेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। नंबर 1 पे बाइनरी थ्योरी में क्या है, प्लानेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। तो प्लानेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन ये बाइनरी थ्योरी है, द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत का मतलब कि यूनिवर्स में पहले से ही 2 सेलेस्टियल बॉडीज थे, यानी जैसे सन है ये एक सेलेस्टियल बॉडी हो गई, ऐसे 2 तरह से सन मौजूद थे। इसने ये कहा कि ये जो आज का सन है, ये सन जो है पहले से ही मौजूद था। उसको इसने ये बोला कि दिस वाज द प्रोटोसन। क्या बोला, प्रोटोसन। एक पहले से ही सन जो है मौजूद था, और उस सन को क्या कहा, प्रोटोसन। जो आज का सन है, सूरज है, उसको इसने ये बोला कि दिस वाज द प्रोटोसन। इसने ये कहा कि पहले से ही सन जो है मौजूद था, और उसको इसने बोला कि ये प्रोटोसन। एक स्टार यानी कि सन से जायंट स्टार, सन से बड़ा जो है, जो आज का सन है, सूरज है, इससे बड़ा जो है एक तारा या स्टार सूरज के इसी प्रोटो स्टार के पास से गुजरा। इसके पास से अगर कोई तारा अगर ऐसे गुजरेगा जो कि इससे साइज में और ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा कि ग्रेविटी होगी। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये तारा, इसका क्या नाम दिया, इंट्रूडिंग स्टार। क्या नाम दिया, इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार का मतलब कि ऐसा तारा जो कि प्रोटोसन के पास से गुजरने वाला हो या गुजरा हो। इंट्रूडिंग स्टार जो सूरज के पास से गुजरा, ये ज़्यादा जायंट था, ज़्यादा बड़ा आकार का था, साइज का था, और ये अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण
इसको प्रभावित किया। ये जो प्रोटोसन था ये जो है इनिशियल में क्या था, कोल्ड था, कोल्ड था, क्या था, और गैसियस फॉर्म में था। ये कोल्ड गैसियस फॉर्म में ये प्रोटोसन था। और इसी को इसने ये कहा कि एक इंट्रूडिंग स्टार आया, ये जो है इसको अपनी तरफ इस पे फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जिसके कारण इसमें से कुछ हिस्सा ऐसे फिलामेंट की तरह, जैसे सिगार होता है उसके फिलामेंट की तरह इससे डिटैच होकर के निकल आए। क्यों निकल आए? क्योंकि इसका इतना ज्यादा साइज था, ग्रेविटेशनल पुल जो है, खिंचाव, यानी कि अपना जो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण ये अपनी तरफ इसको खींच करके बाहर निकाला। एक हिस्सा निकल करके इससे बाहर आ गया, और जो ये हिस्सा बाहर निकल करके आया इसी को इसने क्या कहा, प्लानेटेजिमल। ये क्या कहलाया, प्लानेटेजिमल, दैट इज लुक लाइक ए सिगार शेप। किसके कारण आया, इंट्रूडिंग स्टार के कारण आया। ये फिर क्या होता है कि ये चारों तरफ ये जो है आपका सिगार वाला शेप वाला बाद में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया और यही प्लानेट बन गया। ये जो प्रोटोसन था ये बाद में यही सन कहलाया। आज का जो सूरज है, आज का सूरज यही बाद में कहलाया। और ये वाले जो हैं इससे निकल करके आए, ये चारों तरफ इसके घूमने लगे, इसी को हम प्लानेट कहते हैं। ये बात किसने बोला, प्लानेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड माउल्टन ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है, इसमें भी देखिए कि सन आज का, फिर ये कोल्ड था तो ये गैसियस था, ये प्लानेट कैसे सॉलिड है, ये बहुत सारे इसमें भी क्रिटिसिज्म था। इसीलिए ये भी थ्योरी कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रही, बहुत रिलेवेंट नहीं रही, या बहुत साइंटिफिक नहीं रही। आगे चल करके दूसरी बातें कही गई तो ये आई कि इसकी काट की गई, और जेम्स जीन एंड जेफरी ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया। अगला जो है हमारा जेम्स जीन्स एंड जेफरे ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया, टाइडल हाइपोथेसिस दिया। जेम्स जीन एंड जेफरे ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया। और जो चैम्बरलिन की ये प्लानेटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन थी, उसमें थोड़ा सा एडवांस किया है, गोया वही थ्योरी है, बस थोड़ा सा उसमें एडवांस किया। इसने ये कहा कि पहले से एक प्रोटोसन मौजूद था, अपनी एक्सिस पे, अपनी जगह पे रोटेट करता है मान लीजिए। दूसरा जो जायंट स्टार है, जिसको कि हम कहते हैं कि इंट्रूडिंग स्टार जब इसके पास से गुजरा तो एक ऐसे फिलामेंट की शक्ल में कुछ हिस्सा इससे निकाला, अपनी तरफ ये खींचा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या है, ये गैस है प्लस ये हॉट है, गैसियस एट हॉट फॉर्म में है, और इससे निकल करके बाहर आया। ये जो है पूरा फिलामेंट इसके चारों तरफ रोटेट करने लगा। बाद में यही फिलामेंट या यही टुकड़ा अलग अलग हिस्से में डिवाइड होकर के प्लानेट बना, एस्ट्रॉइड्स बने, कमेट्स बने, यानी धूमकेतु वगैरह, या क्षुद्र जो चांद है, या चांद वगैरह जितने भी हैं सारे के सारे इसी से बने। तो ये वाला जो है पहले तो गैसियस था, हॉट था, बाद में इसमें टेम्परेचर जो है रेडिएशन के कारण रिलीज हो गया होगा, और वही फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, हीट जो है आपका मैटर में कन्वर्ट हो गया होगा। ये बात किसने कही? जेम्स जीन्स एंड जेफरी ने कही, जिसकी थ्योरी क्या है, टाइडल हाइपोथेसिस। इसके बाद अगला आता है हमारा, ये भी, इसको भी हम कह सकते हैं कि बाइनरी थ्योरी है, क्योंकि दो जो है सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एक तो स्टार जो कि इंट्रूडिंग है, साइड से गुजरा, एक प्रोटोस्टार यानी कि जो आज का सन है, एक्चुअल सन बाद में वही बचा रह गया। लेकिन ये सारी की सारी जो है परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, इमेजिनेशंस हैं, ख्यालात की दुनिया की बातें हैं। ये चीजें कहाँ से मौजूद हुई, क्यों इतने ही तारे क्रिएट हुए, उससे ज्यादा क्यों नहीं हुए, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको बहुत साइंटिफिक नहीं मानते। अब हमारा आता है बिग बैंग थ्योरी। अगला क्या आता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है, इसमें बहुत सारी थ्योरी मिला करके एक अलग से थ्योरी क्रिएट हुई, और उसी को ये कहा गया कि जो है, एडविन हबल ने 1920 में एक बात कही थी। एडविन हबल ने, ये भी
एक जोग्राफर कह लीजिए या एक तरह से ये एस्ट्रोनॉमर्स हैं। एडविन हबल ने 1920 में ये कहा कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स फैल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज आर इंक्रीजिंग, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। यूनिवर्स फैल रहा है, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का जो दूरी है वो गैप बढ़ता जा रहा है। द साइज ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये सारी बातें इसने ये कही। अब हुआ क्या कि इस बिग बैंग थ्योरी के कारण हम इस बात पे पहुंच पाए कि एक्चुअल यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमको ये दर्शाती है कि यूनिवर्स का, उसके साथ साथ अर्थ का यानी प्लैनेट्स का, सन का और एटमॉस्फेयर का, ओशन का, लिथोस्फीयर का, सबका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये थ्योरी ज्यादा मतलब कि रिलेवेंट है और ये हर चीज पे ट्राई करती है लॉजिक को सेट करने की, बताने की क्या क्या लॉजिक है या क्या क्या आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम उसको मतलब लॉजिकली रिलेवेंट कर सकते हैं। 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, आज से 13.7 बिलियन साल पहले, बिलियन का मतलब कि अरब, शायद अरब जो है साल पहले, होता क्या है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है। बैंग माने क्या होता है, एक्सप्लोजन। बिग मतलब होता है कि बड़ा, बड़ा एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा जो है स्फोट होता है। कैसे होता है, यूनिवर्स में कुछ नहीं था, यूनिवर्स जो आज को हम देख रहे हैं, ना कोई प्लैनेट ना कुछ सन वन कुछ नहीं था। यूनिवर्स में ओनली और ओनली एक टिनी पार्टिकल मौजूद था। ये जो टिनी सब्सटेंस पार्टिकल है ये एक्सप्लोड हो गया, ये स्फोटक हो गया, स्फोट हुआ इसका, ये फटा। जब ये फटा तो इसके जो इसमें एनर्जी थी वो एनर्जी इतना ज्यादा थी कि जैसे आज के समय इमेजिन कर लीजिए सन है, अर्थ है, उसमें कितनी एनर्जीज हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी यहां पे कहीं ना कहीं स्टोर रही होंगी। वो एनर्जी अगर रहेगी किसी भी एक पार्टिकल, बहुत ही माइनर पार्टिकल, कोई सब्सटेंस हो, कोई चीज हो, तो एक्सप्लोड होगा ही होगा। अब जब वो एक्सप्लोड होगा तो उसका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ऐसे दूर तक फैला और उसके कारण जो है बहुत सारे सब्सटेंस का ऐसे फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ये इतना ज्यादा फैला, ये टिनी पार्टिकल ये फैलता ही चला गया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसका साइज बहुत ही बड़ा आकार का हो गया। इसमें जो डेंसिटी और टेम्परेचर सब इसमें एक तरह से स्टॉक था। वो जब फैला तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत बड़े आकार में एरिया में फैलता चला गया। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे कि बैलून है, बैलून में जब हम हवा को पंप करते हैं तो वो बैलून भी ऐसे फैलता चला जाता है। ये मान लीजिए कि एक टिनी पार्टिकल है, इस टिनी पार्टिकल को हमने हवा डाला, बहुत ही बड़े आकार का ये फैलता चला गया। जितना ज्यादा हम हवा डालते हैं इसमें, हवा पंप करते हैं, उतना ही ज्यादा ये बैलून फैलता चला जाता है। इसी तरह से बहुत सारे मैटर्स ऑफ सब्सटेंस का क्रिएशन होता है। गैस, मेनली गैस होते हैं, गैस जो है आपके कहीं पे गैस, ये बैलून है मान लीजिए, इस बैलून में हमने क्या, एक टिनी पार्टिकल है, ये एक्सप्लोड हुआ और ये कुछ इस तरह से फैला कि जिस तरह से बैलून को पंप करके फुलाते हैं। इसमें जो गैसेस हैं
ये सारी की सारी गैसेस कहीं पे अलग अलग हिस्से पे ऐसे कलम्स होती चली गई, नेबुला फॉर्म, यानी कि कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है। ऐसे कहीं पे गैसेस आपका जो है ज्यादा डेंस है, कहीं पे कम है, और इसका हीट और टेम्परेचर इतना ज्यादा था उस टाइम कि वो ऐसे फैलता चला जा रहा है। ये एरिया जो है, इसकी दूरी अभी तो ये है, आगे चल करके मान लीजिए नेक्स्ट टाइम पे कुछ समय के बाद आएगा कि ये जो है, और बैलून अगर हम बड़ा कर देते हैं, ये बैलून और अगर बड़ा हो गया तो ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से के बीच की दूरी, मान लीजिए ये वाला हिस्सा और फैल जाएगा, ये हिस्सा और बड़ा हो जाएगा, तो इसका साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसका भी साइज बढ़ेगा जितना ज्यादा इसमें हवा पंप की जाएगी, और दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। जब दोनों की बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसका साइज भी ऐसे आकार भी बढ़ता चला जाएगा। इस वाले साइज में, इस वाले आकार में, इन दोनों के आकार में, इन दोनों की साइज में हम क्या देखेंगे, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे गैसेस बहुत ज्यादा आपस में कंजेशन में होंगी, बहुत ज्यादा यानी आपस में ऐसे जकड़ी होंगी, कलम्स में होंगी। ऐसे मान लीजिए कुछ गैसेस, कौन सी गैसेस होंगी, मेनली हाइड्रोजन होंगी या हीलियम होंगी। ये गैसेस कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा ऐसे जकड़ी होंगी। इसको और ज्यादा अगर फैलाया जाएगा तो हम इसको ले लेते हैं, तो ये वाला साइज इसका ये हो गया, मान लीजिए ये वाला हमने पूरे का साइज यहां और बड़ा आकार का कर दिया। एक टाइम ये आएगा कि ये वाला हिस्सा जो है और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये वाला हिस्सा इस तरह से, मान लीजिए इसका हिस्सा ये हो गया, और ये जो है फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इसमें, और भी ये जो छोटे छोटे इसमें आकार के साइज हैं कुछ इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा, इसको मान लीजिए कि इसने ये कहा, ये पूरे बैलून के आकार को इसने क्या बोला, ये बोला गया इस थ्योरी में कि ये यूनिवर्स है। और ये जो छोटे छोटे, माने कि इसके कंपेरिजन, यूनिवर्स के कंपेरिजन में तो छोटे हैं, तो इसको क्या बोला गया, ये जो है गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज, बहुत सारी ये गैलेक्सीज हैं। और फिर एक गैलेक्सी या दूसरे गैलेक्सी के कंपेरिजन, ये गैलेक्सी मान लीजिए, ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी हमने बनाया, और उस गैलेक्सी में फिर बहुत सारे स्टार आए, और इस स्टार में बहुत सारे फिर प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, इस स्टार में बहुत सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन ऐसा होता है कि ये सारा का सारा गैस बहुत बड़े एरिया में फैल गया, और ये जब बहुत बड़े एरिया में गैस फैल गया, तो जहां पे गैस का आपस का सब्सटेंस मैटर डेंस था, वो आपस में एक दूसरे को जकड़ने लगा, खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, और वहां पे डेंसिटी और बढ़ने लगी। लेकिन इसका आकार फर्दर एक्सपेंड होता रहा, एक्सपेंड होता रहा, और उसमें और छोटे छोटे सब्सटेंस पार्ट ऐसे बनते चले गए। जिस तरह से कि बैलून में अगर हम यहाँ पे एक ऐसे कोई भी कलर से रंग दिया जाए, कलर कर दिया जाए, तो ये हिस्सा काफी बड़ा होगा, उसी में दूसरा कलर कर दिया जाएगा और इसमें हवा और डाली जाएगी, तो ये वाला पार्ट भी और ज्यादा कलरफुल फैलता चला जाएगा। उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा पॉइंट रख दिया जाएगा तो वो भी फैलेगा। ऐसे सेम जो है ये कंडीशन यहाँ पे बिग बैंग में भी अप्लाई हुई। और पहले क्या हुआ कि ये गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज के अंदर जो है बहुत सारे स्टार्स बने, स्टार्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स बने, और इस तरह से ये बनता चला गया। जो ये हीटेड फॉर्म था, ये स्टार्टिंग में गैसियस फॉर्म में था। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब उसका थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या हुआ कि जो हीट है, जो एनर्जी है, या हीट कह लीजिए, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। स्टार्टिंग में जो हीट है, ये जो एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो जाती है इसमें, मैटर में। जितने ज्यादा इसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है टाइम गुजरने के साथ साथ, उतना ही ज्यादा ये मैटर में, सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जब ये मैटर में कन्वर्ट होता चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये एटम्स का फॉर्मेशन होने लगेगा।
जब एटम्स का फॉर्मेशन होने लगेगा तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे तो रॉक्स बनेंगे और बहुत सारे सब्सटेंसेस बनने लगेंगे। तो इस तरह से एनर्जी जो है टाइम के गुजरने के साथ साथ ये मैटर में या एटम्स में कन्वर्ट होने लगा। जब ये एटम्स में कन्वर्ट होने लगा तो यही आगे चल करके मॉलिक्यूल्स बने और फिर आपका बहुत सारे अलग अलग तरह के रॉक्स बना, चट्टाने बनी, और उसी को आज हम देखते हैं कहीं पे कुछ किसी का नाम प्लैनेट रखते हैं, किसी का नाम सन रखते हैं। कुछ गैसियस फॉर्म में आज भी हैं, कुछ आपका स्टर्डी और सॉलिड मटेरियल है जैसे कि आपका अर्थ। कुछ प्लैनेट जो है गैसियस फॉर्म में है, कुछ जो है आपका हार्ड और सॉलिड फॉर्म में है जैसे कि अर्थ है आपका। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं यानी कि सूरज के पास जैसे मार्स तक जितने प्लैनेट्स हैं, मंगल ग्रह तक, सारे के सारे हार्ड हैं। सन जो है इटसेल्फ अपना सूरज गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ। इसको थ्योरी का नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है 13.7 बिलियन साल पहले, आज से इतना साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था। किसका एक्सप्लोजन हुआ था? एक टिनी पार्टिकल था, और वो टिनी पार्टिकल में बहुत सारी हर तरह की एनर्जी उसमें स्टोर थी, और वो एनर्जी इतना रैपिडली बहुत बड़े एरिया में फैलती चली गई, इस तरह से फैली कि उसमें फिर बाद में यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बने, गैलेक्सीज के बाद उसमें स्टार का फॉर्मेशन हुआ, उसी स्टार से फर्दर जो है आपका प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, अब जो है हमारा अब कुछ बातें इसमें करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का जो है अर्थ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें इसके कॉन्टेक्स्ट में, इस थ्योरी के बाद कॉन्टेक्स्ट में। अर्थ अर्थ जो है ये स्टार्टिंग के टाइम पे मोल्टेन मैग्मा थी। अर्थ जो है एक तरह से ये गैसियस फॉर्म में कह लीजिए कि सूरज से निकल करके जब आई बनी तो ये सूरज के हिस्से से कोई टुकड़ा बहुत बड़ा टूट करके अलग हुआ, और वो टुकड़ा जो टूट करके अलग हुआ वही बाद में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जब कोई सन है और सन से कोई हिस्सा अलग होगा तो सन का जो मूवमेंट होगा उसी मूवमेंट को फॉलो करते हुआ ये टुकड़ा भी ऐसे फॉलो करता रहेगा, उसी का रूट चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मूवमेंट था ही, क्योंकि सन तो अपनी जगह घूम ही रहा है। सन जो है अपना मूवमेंट किसको फॉलो कर रहा है? जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरह से ये जो है इसी को ये निकल करके जब आएगा तो बाद में यही बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। स्टार्टिंग में जब सन से कोई टुकड़ा निकल करके आया तो वो क्या था? हीटेड फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में रहा होगा, और यही गैस बाद में हीट एनर्जी बाद में मैटर में सब्सटेंस में कन्वर्ट हुई। तो इस तरह से कोई भी चीज अगर गैसियस फॉर्म में है और हॉट है, हीटेड है, मोल्टन फॉर्म में है, बाद में यही चीज जो है एटम्स में या कह सकते हैं कि हम मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अर्थ अगर मान लीजिए कि इस तरह से सूरज से निकल करके अलग हुआ, डिटैच हुआ, तो ये जो है रेडिएशन के कारण अर्थ का जो है ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपरी हिस्सा वाला अर्थ का है, रेडिएशन के कारण ये कूल होगा, इसका टेम्परेचर घट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा ऊपरी हिस्सा इसका पूरा का पूरा रेडिएशन के कारण कूल होते होते इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैटर का मतलब समझ लीजिए, बाद में वही चीज क्या होता है, एटम मिलता है तो क्या है? मॉलिक्यूल बनाता है। एटम मिलता है, मॉलिक्यूल बनाता है और एलिमेंट बनाता है। एलिमेंट से हम क्या बनाते हैं? फिर रॉक्स बन जाता है। तो इसी तरह ऊपरी वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा हम देखते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थ जो है जब ये हीटेड फॉर्म में है, जब ये रॉक कन्वर्ट हो रहा होता है तो रेडिएशन के कारण इसकी हीट रिलीज होगी, कहीं बाहर निकलेगी। कहां निकल करके जाएगी सारी हीट? एटमॉस्फेयर में जाएगी।
एटमॉस्फेयर में जाएगी। जब सारी हीट अर्थ की एटमॉस्फेयर में निकल करके जाएगी, और स्टार्टिंग के दिनों में यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत सारे हो रहे थे, लावा निकल करके अर्थ के उसके ऊपर जमा होता जा रहा है, इसके ऊपर। तो एक तो एटमॉस्फेयर में हीट निकल करके जा रही है, तो अर्थ मोल्टन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ रहा है, अर्थ से क्या क्या रिलीज हो रही है? एक तो वेपर रिलीज होगा, वेपर का मतलब कि जलवाष्प यानी भाप वगैरह। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अर्थ से निकल करके जाएगा तो हमारा नाइट्रोजन जाएगा, अर्थ से निकलेगा तो, क्योंकि ये लावा है ना, पूरा अंगारा है आपका गोला कह लीजिए, तो ये CO2 निकल करके जाएगा। अर्थ से निकल करके एटमॉस्फेयर में क्या जाएगा? मीथेन जाएगा। अर्थ से निकल के एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होकर के चला जाएगा? अमोनिया चला जाएगा, अमोनिया चला जाएगा। जब ये हीटेड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, पिघला हुआ लावा है, तो ये एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज करेगा तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर छोड़ेगा। उसके बाद ये सब नाइट्रोजन वगैरह फिर जाएंगे। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एटमॉस्फेयर में चारों तरफ इसके जो है अर्थ के क्या पहुंच जाएगा? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, अमोनिया वगैरह, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है अभी भी। अर्थ में से ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना ज्यादा मोल्टन फॉर्म में है, इतना ज्यादा ये लावा है कि यहां पे कोई भी अभी वनस्पति या कोई भी जीव वगैरह का उत्पन्न होना इम्पॉसिबल है। तो जब ये कोई भी वेजिटेशन नहीं होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा? तो इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे इनिशियल के टाइम पे नहीं हो सकता। जब ऑक्सीजन नहीं हो सकता तो ये सारे जो भी हैं गैसेस, ये एटमॉस्फेयर में जा करके ऊपर पहुंचते हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद वेपर जो है आपका CO2 वेपर से मिल जाता है। वाटर वेपर और CO2 जब मिक्स हो जाते हैं तो इस तरह से CO2 का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस तरह से डाउन होने लगेगा। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होगा तो एक समय ऐसा होगा कि इतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा कि ये सारा का सारा पूरा का पूरा क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्लाउड का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो रेनफॉल होने लगेगा। तो हुआ क्या कि ये स्टार्टिंग में नंबर 1 पे क्या हुआ कि अर्थ जो है मोल्टेन फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, और लावा बहुत सारा ऐसे निकल करके अर्थ के ऊपर आ रहा था, प्लस अर्थ के ऊपरी हिस्से की जो हीट थी, जो एनर्जी थी, वो रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जा रही थी। इतना ज्यादा ये सारे सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर जा करके इनका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, क्योंकि वेपर यानी कि जलवाष्प और जो CO2 आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इन सब का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर जब इनका डाउन हो जाएगा तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आपका ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर एक समय हुआ कि एटमॉस्फेयर में डाउन हुआ, ये ड्यू पॉइंट में पहुंच गया और कंडेंसेशन होने लगा। कंडेंसेशन होने के बाद इसका फिर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर इसमें रेनफॉल होने लगी। जब रेनफॉल होने लगी क्लाउड फॉर्मेशन के बाद, तो जो बारिश का बूंद आया तब भी अर्थ इतना ज़्यादा हीटेड था कि इसको वापस वेपर बना करके भेज दिया, यानी भाप बना के भेज दिया। यानी बारिश का पानी अर्थ पे नहीं गिर पाया। वजह क्या है कि अर्थ इतनी हीटेड थी कि इस अपने हीट के कारण इसको अगेन इसको डिस्प्लेस करके ऊपर भेज देती है। ये वेपर जो है फिर एटमॉस्फेयर में ऊपर गया, और फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर बारिश हुई, अगेन बारिश हुई, तब भी ये अर्थ इतना हीटेड है कि इसको दोबारा हीट को वेपर बना करके इवापोरेशन के द्वारा फिर इसको ऊपर भेज देती है। लेकिन साथ में अर्थ के ऊपरी हिस्से का टेम्परेचर डाउन होने लगा। एक समय ऐसा हुआ कि इसका टेम्परेचर इतना डाउन हो गया कि ये ऊपर वाला जो बारिश का पानी है उसको वेपर बनाने में वो सक्षम नहीं रही, और फाइनली बारिश होने लगी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो लो लाइंग एरियाज हैं अर्थ पे, जो भी आपका डाउन एरियाज हैं अर्थ के, मान लीजिए कि जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ पे कुछ एरियाज ऐसे कुछ पहाड़ हैं, कुछ पटारू हैं, कुछ प्लेन हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज है, मान लीजिए ये लो लाइंग एरियाज, ये वाला पूरा लो लाइंग एरियाज है, इन एरियाज में आपका जो है बारिश का पानी एक्युमुलेट होने लगा, जमा होने लगा। जब बारिश का पानी यहाँ पे जमा होने लगा
तो इसी को हम कहते हैं कि ओशन का फॉर्मेशन होने लगा। जब बारिश का पानी यहां पे जमा होगा तो ओशन का फॉर्मेशन होगा। जब ओशन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसमें जियोकेमिकल रिएक्शन के कारण कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पैदा होना जरूरी है, जैसे अलगी वगैरह। और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के द्वारा वैरायटीज ऑफ वेजिटेशंस का रूप धारण कर लेंगी। जब ये बहुत सारे इसमें वेजिटेशंस क्रिएट हो जाएंगे ओशन में, तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करेंगी। जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ऑक्सीजन का अच्छा खासा अमाउंट ओशन में आपका डंप हो जाएगा। वही ऑक्सीजन बाद के टाइम पे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगा। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगा तो फिर जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाएगा तो कुछ दूसरे एनिमल जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर हैं उनकी लाइफ पॉसिबल हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि अर्थ, एटमॉस्फेयर और ओशन, इन तीनों का फॉर्मेशन आपस में कोरिलेटेड है इस बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। पहले नंबर पे हमने क्या बताया कि अर्थ जो है डिटैच हुआ, अलग हुआ, किससे? सूरज से। जब स्टार्टिंग में ये डिटैच हुआ तो किस फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था। ये मोल्टन था, ये लावा था, ये आपका इतना ज़्यादा हीटेड था कि ऐसे हीट नीचे से ऊपर रिलीज होती रहती थी, जिस तरह से कॉन्वेक्शनल या कैनबियर बेल्ट जो है आपका रनिंग करता है। कॉन्वेक्शनल करंट में हमने देखा क्या कि जो हीटेड मटेरियल है नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर होकर के थोड़ा कूल हो जाती है, कूल होकर के फिर दूसरे साइड से फिर वो नीचे जाती है। तो इस तरह से जगह जगह इसमें वॉल्केनिक एरप्शन होते रहे। इसका जो ऊपर का जो हीट है वो रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि रिलीजिंग हीट, ठीक है, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट गैसेस एंड वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये हीट को रिलीज करता है और ये हीट जो है आपका एटमॉस्फेयर में जाता है। तो लिटिल बिट इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कूल हो जाता है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा हीटेड है कि इस पर पॉसिबल नहीं है कुछ भी। फिर ये जो है साथ में जब हीट ये रिलीज करता है तो उसी के साथ साथ जैसे कि स्मोक, मतलब कि धुआं, वेपर यानी कि भाप, आपका जो है CO2, नाइट्रोजन और अमोनिया, ये सारे के सारे गैसेस भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ये वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये थोड़ा सा आपका कंडेंस होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये बारिश होती है। तो तीसरे नंबर पे क्या होता है कि रेनफॉल होगा। रेनफॉल अगर होगा तो ये डायरेक्टली जो है इस पे अर्थ के ऊपरी हिस्से पे रेनफॉल नहीं हो पाएगा। कई मिलियन सालों तक रेनफॉल जो है होता रहा और वेपर बन करके वापस रिट्रीट करता चला गया एटमॉस्फेयर में। फिर रेनफॉल हुआ, फिर वापस चला गया, फिर रेनफॉल हुआ, वापस चला गया। इस तरह से ऊपरी हिस्से की हीट रिलीज होती गई, यानी कूलिंग इफेक्ट होता गया, कूल होता गया। प्लस ये रेडिएशन के कारण भी कूल होता रहा। जब ये कूल होता रहा तो जो इसकी हीट है रिलीज होती रही, तो एनर्जी है वो यानी गैसियस फॉर्म से सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगी। इस तरह से इसमें ऊपर की रॉक का एक तरह से सॉलिड स्टर्डियड मटेरियल सब्सटेंस जमा हो गया। जबकि इनर पार्ट में हमने देखा, अर्थ के इनर पार्ट में बहुत सारे ऐसे मोल्टन मैग्मास हैं, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि इतना ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर है। इसका ये कह लीजिए कि जो अर्थ का कोर है, सेंटर है, उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन का जो ऊपरी हिस्सा है, सन का जो ये ऊपरी हिस्सा है, इसका भी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट यही है। तो जब सन का ऊपरी हिस्सा का टेम्परेचर, अभी भी अर्थ अपने अंदर वही स्टोर किए हुई है, लेकिन ऊपरी हिस्से की टेम्परेचर जो है अर्थ के इतना ज़्यादा कूल होता चला गया कि ये जो है रॉक का फॉर्मेशन हुआ, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। जब ये रेनफॉल हुआ तो इसमें ओशन में बहुत सारे मतलब पानी जमा हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओशन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ओशन का फॉर्मेशन होता है तो ओशन में बहुत सारे एक तरह से आप कह लीजिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके पनपने लगते हैं।
या उनका इवोल्यूशन होता है। वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे चल करके फर्दर उनका इवोल्यूशन होकर के बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो फाउना, वो जो है सारे के सारे फाउना जो है बाद में आगे चल करके क्या कहते हैं इसमें, अरे ये जो फ्लोराज हैं यानी नेचुरल वेजिटेशंस, वो आपका फाउना में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फाउना फ्लोरा का कन्वर्जन आपस में ये होता रहा और बहुत सारे वैरायटीज आप जो है बायोडाइवर्सिटीज इसमें कन्वर्ट बनते रहे। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा हुआ ओशन के अंदर कि यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन से लेडन यानी कि रिच हो गया ओशन। यही ऑक्सीजन रिएक्शन के कारण एटमॉस्फेयर का लेयर और ओशन का ऊपरी लेयर, उन दोनों में ऑक्सीजन का कन्वर्जन हुआ और ऑक्सीजन ये रिलीज होकर के किसमें, एटमॉस्फेयर में जाने लगी। एटमॉस्फेयर में जब यही ऑक्सीजन जाने लगी तो इस तरह से अर्थ का जो अपना एटमॉस्फेयर है आज के समय, वहाँ ऑक्सीजन अच्छी खासी अबंडेंट अमाउंट में पहुँच गई। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में पहुँच जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें जो है लाइफ पॉसिबल हो जाएगा। तो जब लाइफ पॉसिबल हो जाएगा तो एनिमल्स वगैरह का आपका यहाँ पे पाए जाना अर्थ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट फेजेस हो गए जिसके कारण जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और फिर एटमॉस्फेयर का भी ऐसे फॉर्मेशन हो गया। हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बाद में हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग के दिनों में वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में था क्योंकि अर्थ जो है मोल्टन फॉर्म में रही होगी, मोल्टन फॉर्म में थी, और उसके बाद नाइट्रोजन का अमाउंट बाद के दिनों में बढ़ गया और फिर दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। अब इसी पे हम पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।